डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की एक्सरसाइज। इसकी ट्रांसलेशन आपको करवा दी गई थी। इसकी एक्सरसाइज रहती थी तो वो शुरू कर लेते हैं। और जब भी मैं एक्सरसाइज कहानी आपको कंप्लीट करवाती हूँ तो मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि इसकी ग्लॉसेज है उसको ज़रूर बच्चे एक दफ़ा रीड किया करें, क्योंकि इसमें से पेपर में अक्सर MCQs आ जाते हैं, कोई मीनिंग पूछने के लिए आ जाता है, तो इसको वैसे भी आप अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए इसको पढ़ा करें। जैसे ये है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मीन्स क्या? स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल, यानी असाब और असबी हुलियात का इल्म, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। उसके बाद है डिवास्टेटिंग, इसको क्या कहते हैं? तबाह। ठीक है, शॉकिंग, सदमा अंगेज कह लें, परेशान कुन कह लें। उसके बाद नर्व, न्यूरॉन्स, इसको क्या कहते हैं? नर्व सेल्स, असाब, असबी हुलिये। ठीक है, असबी हुलिये। उसके बाद रिक्रूट, इसका मतलब क्या होता है? भर्ती करना, एम्प्लॉय, रोजगार देना, किसी को मुलाजिम रखना। पॉपिंग इन, पॉपिंग का मतलब क्या होता है? उमड़ आना, झांकना। पॉपिंग इन का मानी होता है झांक रही या झांक रहा। और अपीयरिंग, इसका मानी हो जाएगा कि जाहिर हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्रचेस क्या होता है? बैसाखियाँ, सपोर्ट, सहारा देने वाली कोई चीज़ हो। ग्रेजुअली किसको कहते हैं? आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा, स्लोली। उसके बाद मिजरेबल क्या होता है? काबिल रहम, वेरी अनहैप्पी यानी इंतहाई ना खुश। उसके बाद बच्चे आपकी आ जाती है ऑरल एक्टिविटी। ऑरल एक्टिविटी आपकी करने वाली नहीं है, पेपर में ये चीज़ें नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपकी कंप्रीहेंशन। इसके आंसर क्वेश्चन देख लें। इसके कुछ सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और अक्सर दफ़ा ये सवाल पेपर में आते भी हैं। तो इसमें आपका पहला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर? क्यों नर्स ने हीरा की बहन से कहा टू कम, कि वो आए एंड टॉक टू, और उससे बात करे। तो इसका वैसे मैं आपको ट्रांसलेशन में भी बता देती हूँ। वैसे जब मैंने आपको तर्जुमा करवाया था उसमें कहानी में मैंने आपको बताया था कि हीरा ने उसकी बहन को इसलिए नर्स ने हीरा की बहन को इसलिए बुलाया था कि वो उसकी बात सुने, आवाज़ सुने, तो शायद उसका जो डेड न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो सकें। ठीक है, उसके दिमाग को फॉल बनाने के लिए उसने उसकी बहन को बुलाया। तो इसका हम आंसर यहाँ से कर लेते हैं। थिंकिंग डैड, ये सोचते हुए डैड, द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, कि किसी करीब और अजीज की आवाज़, वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, उसके मुर्दा असाब को जिंदा कर सकती है। यहाँ तक थिंकिंग डैड, ये सोचते हुए, यहाँ से लेके न्यूरॉन्स तक जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड, क्यों नर्स डिसएग्री, क्यों नर्स मुतफिक नहीं थी विद द डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्स जो थी वो एग्री क्यों नहीं थी, वो से मतलब गैर मुतफिक क्यों थी। तो इसका हम यूँ कर लेते हैं, लिख लें कि उसका ख्याल था, शी थॉट, यहाँ से इसका ना हम इसको लिख लें बेशक अब, शी थॉट, उसका ख्याल था, शी थॉट, उसका ख्याल था, दैट हर फुल अटेंशन, कि उसकी पूरी तवज्जो, उसकी पूरी तवज्जो, कुड मेक हर पेशेंट रिकवर, ऊपर कर लें, कुड मेक हर पेशेंट रिकवर, could make her patient recover. Patient recover. इस सवाल को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू? नर्स क्यों डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गैर मुतफिक थी। इसका यहाँ से कर लेते हैं, शी थॉट, उसका ख्याल था, उसका ख्याल था, डेट हर फुल अटेंशन, कि उसकी पूरी तवज्जो, कुड मेक हर पेशेंट, वो उसके मरीज़ा को रिकवर, ठीक बना सकती है, कुड मेक हर पेशेंट रिकवर। उसके बाद है, व्हाई डिड नर्स आस्क हर सेल्फ क्वेश्चंस, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड बिफोर द सीनियर डॉक्टर? क्यों नर्स ने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या मैं अपना मौक़िफ़ सीनियर डॉक्टर के सामने पेश कर सकूंगी। टू रिकंसिडर हर जजमेंट,
टू रिकन्सिडर हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट, यानी वो आज जायज़ा लेना चाहती थी अपनी राय का मरीज़ा के बारे में। अगला सवाल इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। इस की जो है नर्स की चंद खूबियाँ जो हैं वो बयान करें जो कहानी में दी गई हैं। तो ये बच्चे इंतहाई अहम सवाल है, इंतहाई ये आसान भी है, आप कह सकते हैं। द नर्स वॉज वाइज, ठीक है, वो अक्लमंद थी। डिवोटेड, ठीक है, वो डिवोटेड थी अपने पेशे के साथ। सिंसियर थी। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि वो ऑनेस्ट थी और काइंड हार्टेड थी, नरम दिल थी, ठीक है। आप दोबारा इसकी सुन लें। शी नर्स वाज वाइज, वो अक्लमंद थी, डिवोटेड थी, सिंसियर थी, ऑनेस्ट थी एंड काइंड हार्टेड। और उसके मजीद अगर आप एंड करना चाहते हो एंड एम्बिशियस, ठीक है। शी हैज़ पॉजिटिव आउटलुक, शी हैज़ पॉजिटिव आउटलुक, वो मुस्बत नुक्ता नज़र रखती थी। एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और मजबूत जो थी कुव्वत इरादे की मालिक थी। वाई डिड नर्स से, क्यों नर्स ने कहा वे देर इज विल देर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, ये बात नर्स ने क्यों कही थी, ठीक है। ये उसने इसलिए कही थी विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पॉजिटिव थिंकिंग अ मैन कैन ऑल्सो अकम्प्लिश इम्पॉसिबल टास्क, आदमी जो है वो नामुकम्मल कामों को भी कर सकता है। तो डैट इज वाई शी सेड वेयर देर इज विल देर इज अ वे, ठीक है। या आप इसका अगर आसान करना चाहते तो यूँ कह लेंगे शी गॉट हर गोल, उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली थी। शी गॉट, उसने हासिल कर ली थी, हर अपनी गोल, उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली थी। डैट्स वाई, यही वजह है। शी से वेयर देर इज विल देर इज अ वे, ठीक है। इसमें दिया गया रीअरेंज के, अरेंज करें, अरेंज कर दी सेंटेंसेस, इन फिक्रात को अरेंज कर दें इन करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में, सही तरतीब में इनको अरेंज करें। ये उस पेपर में आते नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते तो कर लें। इसमें यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर के आई विश टू से द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। उसके बाद आप कर लें, यहाँ से कर लें वन डे एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, वन डे एक दिन, यहाँ से वन डे एक दिन, स्टैंडिंग एट बिसाइड द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर। ये स्टोरी आप देखें, जैसे स्टोरी में तरतीब से ये लाइनें आई हुई हैं, उसी तरतीब से आपने इसको करना है। उसके बाद है नेक्स्ट है वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उसके बाद एडवाइज टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। उसके बाद आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लास्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीज़ा को खुद बखुद देख रही जंग से लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। उसके बाद वन डे एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं खुश होगी टू सी, देखकर शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। ऑल इज वाज नॉट लॉस, सब कुछ ज़ाया नहीं होता। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन, फीट जो अपने पाँव पर खड़ी और चल रही थी। ये इसको अरेंज करना, ये पेपर में ऐसे आते नहीं है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। और नेक्स्ट इसमें आप ऐड कर लें, आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे एक नर्स होने पर फख्र था। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका कॉलम मैच करें, ठीक है। आपने इसके कॉलम मैच करने हैं। बिसाइड का मानी होता है करीब, नज़दीक, और उसके बाद आयरोनिक का मानी होता है तंजिया, मेड अप का मानी होता है फैसला करना, तैयार करना। जस्टिफाई में स्टेंस होता है अपनी सोच को दुरुस्त साबित करना, अपने मौक़िफ़ को साबित करना। तो इसमें हम टैली कर लेते हैं। प्रूव माई सेल्फ राइट, अपने आप को दुरुस्त साबित करना, ये जस्टिफाई माई स्टेंस से हो जाएगा। मेड अप तैयार करना, फैसला करना डिसाइडेड के साथ हो जाएगा। बी साइड, एट साइड ऑफ, एट साइड ऑफ यानी एक तरफ होना, नज़दीक होना, यस के साथ आ जाएगा। आयरोनिक होता है तंजिया, कन्वीइंग ऑपोजिट सेंस, यानी कोई बात जब आप उसको देते हैं, मुखालिफ मतलब देते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं यानी कन्वीइंग ऑपोजिट सेंस, उल्ट बात जो है उसको साबित करना। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका, ये आपके कॉलम मैच हो गए। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड ईडियम इन द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका, अगर आप करना चाहते तो कह जैसे इन वेन होता है बेकार, फाइट और लास्टिंग। अगर आप फ्रेजेस को बच्चे ऐड करना चाहते हैं तो आप इन वेन, बेकार, बसूद है, फाइट और लास्टिंग बैटल, इसमें वो भी एक इडियम है। शॉक एट, सदमा पहुंचना, और अनिक स्मेल, इस तरह के
जो हैं वो बनते हैं, तो आप पूरे ज़रूरी नहीं है ये करें, और ये सवाल पेपर में आते भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको चंद एक जो है वो बता दी है। उसके बाद यूज़ ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज अ वर्ब एंड देन एज अ नाउन, यानी पहले आपने इसको वर्ब की सूरत में इस्तेमाल करना है। जैसे आपका एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, ये यहाँ टर्न वर्ब की सूरत में है। इट इज़ टर्न नाउ, अब मेरी बारी है, ये यहाँ जो है वो नाउन की सूरत में इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह उसने केयर दे दिया, वॉक दे दिया, सरप्राइज दे दिया, रिक्वेस्ट दे दिया, नीड दे दिया, स्टेट दे दिया। तो पहले आपने इसको यूज़ करना है एज अ वर्ब, फिर आपने इसको लेना है एज अ नाउन, ठीक है। तो अगर हमें इसका जो है वो करते हैं, लेते हैं इसको हम, अगर कह लें कि वर्ब की सूरत में केयर को, तो हम यूँ लिख सकते हैं, शी डज नॉट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग, वो दूसरों की फीलिंग का ख्याल जो है वो नहीं करती, एज अ वर्ब लेंगे। अगर हम इसको जो है वो नाउन लेते हैं, तो हम यूँ भी कहते हैं हैंडल दिस, हैंडल दिस विद केयर, यानी इन चीज़ों को एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करें, पकड़ें। इसी तरह दूसरा है आपका वॉक, इसको वर्ब की सूरत में लेंगे तो आप कह सकते हैं शी वॉक स्लोली, बहुत सा चलती है, बिकॉज शी स्किल के वो बीमार है। और अगर हम इसको लेंगे उसकी नाउन की सूरत में, शी गोज शी हर स्ट्रेंथ बिहेवियर, आप यूँ कह सकते हैं शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली, वो रोज़ाना सैर के लिए जाती है। यानी एक दफ़ा आपने इसको नाउन ले लिया और दूसरी दफ़ा आपने इसको वर्ब लिख लिया। ये पेपर में चीज़ें वैसे इस तरह की आती नहीं, लेकिन आप अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए ज़हन में रखें कि केयर का मानी होता है ख्याल करना। तो आप यहाँ जैसे टर्न का मानी होता है जो है फर्स्ट गो स्ट्रेट एंड देन टर्न, यानी मुड़ना, और यहाँ टर्न का मानी आ जाएगा बारी, यानी एक दफ़ा वर्ब में आ गया, एक दफ़ा वही चीज़ जो है आपकी नाउन में आ गई। तो इसी तरह केयर जो है वो आपका एहतियात के तौर पे भी आ जाता है, केयर आपका ख्याल के तौर पे भी आ जाता है। तो इसी चीज़ को जो है आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई गई, अदरवाइज़ जो है वो आप एक बार इसको रीड कर लें, अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ लें, वरना पेपर में इस तरह की चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट है जी आपका जो है वो ग्रामर दे दी हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे रिलेटेड है ये। पुट इन द आर्टिकल्स हैं ए एंड द, और आर्टिकल्स मैंने आपको बताया हरूफ तनकीर ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये भी आपको बताया। ए जो है वो आपका एन जो है वो आपका वावल वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, ए जो है वो आपका वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे आपका वावल वर्ड नहीं होगा, और दा जो है वो किसी खास चीज़ के या नाम से पहले जो है वो आ जाएगा आपका दा। तो उससे नीचे ये चीज़ें हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं, ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई है उसने। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप 10th क्लास में जब जाएंगे तो ये आपको करवा दिए जाएंगे, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी पोर्शन में नीचे आ जाए री कैप्चुलेट है आपका योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको भी आप छोड़ दें, ये कर जी। तो यहाँ दिया हुआ है आपकी चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ भी आपने क्या करना है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ भी आपने इसकी नरेशन चेंज करनी है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो इसको आप रहने दें, ये आपकी जो है वो 10th क्लास में चीज़ें करने वाली हैं, तब आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये आ जाती है आपकी कंपाउंड प्रपोजिशन है, यानी प्रपोजिशंस किसको कहते हैं, हरूफ जार को, और कंपाउंड किसको कहते हैं, मरकब को। कंपाउंड प्रपोजिशन और टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज अ वन वर्ड, ये दो अल्फाज का मजमुआ होता है जो एक लफ्ज़ के तौर पे काम करता है, और एंड फंक्शनिंग एज अ प्रपोजिशन, ठीक है। ही कुड नॉट अटेंड द सेमिनार बिकॉज ऑफ, की वजह से, यानी इसके साथ देखें ये दो लफ्ज़ है, लेकिन ये मानी वर्ड जो है वो एक ही लफ्ज़ का काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ की वजह से, हिज ब्रदर मैरिज, अपने भाई की शादी की वजह से। तो यहाँ उसने दी हुई है कुछ फिक्रात दे दी गए हैं, दिए हुए, तो उसको हम क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद गिवन द कंपाउंड प्रपोजिशंस, आपने यहाँ कंपाउंड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, उसको फिल करना है, ये ऑप्शन ऊपर दे दिए गए हैं। दैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, यानी मेरे टीचर के मुताबिक ये एक बड़ी अच्छी जो है वो बड़ी किताब है। ही हैड टू रिटायर, वो रिटायर्ड हो गया, क्यों रिटायर्ड हो गया, बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, सेहत खराब होने की वजह से। आई एम उसके बाद नंबर 3 है आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, कहाँ, द स्कूल बिल्डिंग, इन फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, मैं स्कूल की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। ही इज कमिंग, वो आ रहा है, किसके, अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। आई एम डैश माई होम राइट नाउ, आई एम डैश माई होम राइट नाउ, आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट, ठीक है, ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टीड ऑफ लाहौर, वो लाहौर की बजाय सियालकोट के लिए निकल गया, ठीक है। ये आपके मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट है जी आपका पास्ट
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से इसका स्ट्रक्चर पहले आप देख लें कि इसको बनाना कैसे होता है। इसमें आपका पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका हैड, ठीक है, बीन लगेगा और साथ आपकी वर्ब का फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इसको आपने बनाना है तो ये देख लें, इसमें आपका इस्तेमाल होता है हैड, बीन और साथ वेटिंग। तो ये इसकी एग्जाम्पल कोई होती तो मैं आपको बता देती, स्ट्रक्चर मैंने आपको इसका बता दिया। नेक्स्ट है जी, यहाँ कुछ आपके फ़िक्रे दिए गए हैं। यहाँ है जी विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म उसने दी गई है वर्ब की, गिवन इन द ब्रैकेट। उसमें क्या इसको उसको लिखे यहाँ, सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर, सलीम चेयर पर बैठा हुआ था। आउट ऑफ ब्रेथ ही डैश रनिंग, ही डैश रनिंग। तो आपने इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ हैड लगेगा, बीन लगेगा। ही हैड बीन रनिंग, ही हैड बीन रनिंग, सलीम कुर्सी पर बैठा हुआ था जबकि उसका जो है वो सांस फूला हुआ था। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब था सांस फूला हुआ था, वो दौड़ता रहा था। उसके बाद है वही है डैश वॉकिंग, इसके साथ भी आप लगा लें वही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द रोड फॉर 20 मिनट्स व्हेन अ कार स्टॉप। बाकी ये फिक्रा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका आई हैड बीन, आप क्या लगाएंगे, आई हैड बीन और डू के साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी, आई हैड बीन डूइंग। उसके बाद है जी दे हैड बीन टेकिंग। उसके बाद पेशेंट हैड बीन क्राइंग। पास्ट है तो हैड आएगा और कंटिन्यूस है तो आई एन जी, और जो आपका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो साथ आपने बीन भी लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं जी, मेक 5 sentences with using past continuous tense। ये रहने दें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहीं से हैड के साथ आप नॉट लगा लें, दे हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट आपकी राइटिंग स्किल्स आ गई हैं तो ये आपने नहीं करनी, और इससे आगे आपकी कोई चीज़ पेपर से मुतलका नहीं है। जो एक्सरसाइज ज़रूरी थी वो मैंने आपको करवा दी, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।